हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोमांटिक एज को। रोमांटिक एज की टाइम लाइन है, जो टाइम स्पैन है उसका फ्रॉम 1798 एडी टू 1837 एडी। और ये 1798 को क्या हुआ था? 1798 को लिरिकल बैलेट्स पब्लिश हुआ था। जो ग्रेट पोएट थे इस एज के, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज, दोनों ने मिलकर एक कलेक्शन ऑफ पोएम लाया था, लिरिकल बैलेट्स करके। तब से इस एज की शुरुआत मानी जाती है। और इस एज की शुरुआत तो प्री रोमांटिक एज में ही हो गई थी, जब हम राइटर्स को, रीडर्स के मूड जो चेंज हो रहे थे, स्पेशली जो थॉमस ग्रे, रॉबर्ट बर्न्स, कॉलिंस, ये जो राइटर्स थे, उनका पूरा मूड चेंज हो रहा था। अपने जो उन लोग का जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट था, उसी में उन लोग चेंज कर रहे थे और रोमांटिसिज्म की ओर वो बढ़ रहे थे। तो ये जो रोमांस है, तो रोमांटिक जो एज है वो रोमांस से रिलेटेड नहीं है, जो कि अक्सर हम बात करते हैं रोमांस वाली बात। ये वाली रोमांस से इसका कोई रिलेशन नहीं है, उस तरह का रोमांस नहीं है ये, जो एक जैसा इसका लिटरेरी माना जाता है। इसमें रोमांटिक का मतलब है रिटर्न टू नेचर, रिटर्न टू फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब पे इसमें जोर दिया गया है इस एज में। और ये जो है रोमांटिसिज्म, वेयर इज वी टॉक अबाउट द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स इन आवर माइंड दैट कि ये रोमांटिक हो सकता है, तो इस तरह का कुछ नहीं है ये। और रोमांटिसिज्म इज द मूवमेंट, एक तरह का आंदोलन है, और ये 19वीं सेंचुरी में आया था। और ये जो मूवमेंट था वो सिर्फ इंग्लैंड में तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे यूरोप में ये फैला हुआ था। ये जो आंदोलन था, रोमांटिक आंदोलन था। और इसे हम रोमांटिक एज के रूप में जानते हैं, रोमांटिक पीरियड भी कहते हैं, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं इसे। और एक तरह का ये आंदोलन जो था, मूवमेंट था, ये आर्टिस्टिक था, कलात्मक था, लिटरेरी था, साहित्य के क्षेत्र में था, इंटेलेक्चुअल के थे क्षेत्र में था, हर फील्ड में था। और इसका जो एसेंशियल स्पिरिट है, इसका जो मेन स्पिरिट है, वो जो भी एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स था, जो कि सदियों से जो चला रहा है वो चीज़ें, और जो डॉगमास थे, जो क्लासिसिज्म, जो न्यू क्लासिसिज्म एज जो था, इसके पहले का जो 18वीं सेंचुरी था, जिसमें सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया था। लोग शहर का ही लाइफ में बिजी हो गए थे, शहर के बारे में ही लिखते थे। एक तरह से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बनावटीपन आ गया था। इसके विरोध में ये हुआ था रोमांटिक रिवाइवल। और इसे रोमांटिक रिवाइवल भी के रूप में जाना जाता है। इसमें इमेजिनेशन पे जोर दिया जाता है इस एज में। और इसमें इमेजिनेशन पे, फीलिंग पे, ये सारी भावनाओं पे जोर दिया जाता है इस एज में। और ये जो 19वीं सेंचुरी था, इंग्लैंड में और अमेरिका दोनों में ये इस तरह का रोमांटिसिज्म आया था। और रोमांटिसिज्म में सब्जेक्टिविटी पे जोर दिया जाता है, कॉमन लाइफ को, कॉमन मैन के लैंग्वेज पे जोर दिया जाता है। और एक तरह का ये जो मूवमेंट है, इसमें मिडिवल रोमांस से इसका कनेक्शन है। जो मध्ययुगीन जो रोमांस था, उससे काफ़ी मिलता जुलता है। और इसमें मिडिवल रोमांसिस का, मध्ययुगीन रोमांसिस का फिर से रिवाइवल हुआ था इस एज में। तो इस एज में की शुरुआत में ये सारी चेंजेस हो रहे थे। और इस एज में फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, जो कि 1789 टू 1799 तक हुआ था। फ्रांस में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बातें हो रही थी। जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की जो बातें हैं, कि हर इंसान को यह हक है कि उसको आज़ादी मिले, लिबर्टी मिले, उसको समानता मिले, उसको इक्वलिटी मिले, उसे उसके भाईचारा हो, समाज में भाईचारा हो, फ्रेटर्निटी हो। इस सारे जो आइडियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे थे। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आइडियल्स और उनके आदर्श। और इस तरह की जो भावना पूरे फ्रांस में फैला था। और ना सिर्फ फ्रांस में, बल्कि पूरे यूरोप में इस आइडिया का बोलबाला था। और पूरा का पूरा यूरोप इससे इन्फ्लुएंस था, स्पेशली ब्रिटेन। क्योंकि जो ब्रिटेन है उसमें सेकुलरिज्म था, धर्मनिरपेक्षवाद था, डेमोक्रेसी का अग्रणी था ब्रिटेन। तो यहाँ के जो लोग प्रयास कर रहे थे कि सोसाइटी में भाईचारा हो, एकता हो, लोग एक दूसरे का केयर करें, ख्याल रखें।
इन दिनों आयरलैंड के साथ बहुत क्या हो रहा था, हमेशा से आयरलैंड और इंग्लैंड का संघर्ष होते आ रहा था। एक तरह से स्ट्रगल हो रहा था आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। और आयरलैंड के बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स थे, बहुत सारे लोग थे, वो माइग्रेट होकर इंग्लैंड में आ रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जोर था इस समय, झुग्गी झोपड़ियाँ बन रही थी और जो लोग थे गाँव से शहरों की ओर पलायन कर रहे थे, शिफ्ट हो रहे थे, वो माइग्रेट हो रहे थे। तो जो शहरों में भीड़ हो रही थी और शहरों में इस वजह से जब रहने की जगह नहीं थी तो स्लम्स बन रहे थे। इस एज में सोल्जर्स को जॉब से निकाला जा रहा था, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही थी और इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, इकोनॉमिक निराशा, आर्थिक निराशा का दौर आ गया था इस समय में। और इस रोमांटिक एज में जो वर्किंग क्लास का जो झुकाव है एजुकेशन की तरफ हो रहा था और ये एजुकेशन ले रहे थे और एजुकेशन में आगे बढ़ रहे थे। इस तरह से कई फीचर्स हैं इस एज के, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो इस एज के बाद आता है विक्टोरियन एज और इस एज के बाद मतलब रोमांटिक एज के बाद विक्टोरियन एज आता है। और ये जो रोमांटिक एज है इसमें रिटर्न टू नेचर की बात होती है, प्रकृति के तरफ लौटने की बात होती है। नेचर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है कि हमको शहरी लाइफ के बारे में नहीं लिखना है, हमको नेचर में जाना है, हमको नेचर ही हमको इस निराशा से, इस उथल-पुथल से, इस अनईज़ी फीलिंग से हमको निजात दिला सकता है। इस तरह से लोगों के मन में फीलिंग आ रही थी। और हम जानते हैं कि जो एनलाइटनमेंट का एज था 18th सेंचुरी था, इसके पहले जो एज था वो क्या था, एज ऑफ रीज़न था, एज ऑफ लॉजिक था, जिसमें सिटी लाइफ के बारे में बातें होती थी, तर्क के बारे में बात होती थी, ये सारी जो बातें होती थी। और लेकिन इस एज में हम फीलिंग पे ज़्यादा जोर देते हैं, इमोशंस पे ज़्यादा महत्व देते हैं। और रोमांटिक एज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के आइडियल से, जैसे कि हमने बात की है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब आइडियल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इस एज के जो ग्रेट पोएट्स थे, रोमांटिक्स थे, लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, ये जो आदर्श थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे और इंस्पायर्ड भी थे और सपोर्ट भी कर रहे थे कि हमको इस फीलिंग, ये भले ही इंग्लैंड के थे लेकिन जो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ये फ्रांस भी गए थे इस आइडियल्स को सपोर्ट करने के लिए। और बाद में ये दोनों के दोनों लौट के आ गए थे, ये जो पोएट्स थे वापस इंग्लैंड आ गए थे। और ऐसा हो गया था कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो एटीट्यूड है बाद में बिल्कुल भी चेंज हो गया था। पहले उनका एटीट्यूड अलग था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के प्रति बहुत सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में वो चूँकि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच संघर्ष चल रहा था तो उन दोनों कंट्रीज़ में उनको अपने कंट्री को चुनना था, तो उन्होंने फिर अपनी कंट्री को चुना और अपने घर वापस आ गए, इंग्लैंड वापस आ गए और अपना ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो आइडियल्स था उन्होंने एक तरह से छोड़ दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तो इस एज में वार हो रहा था, युद्ध हो रहा था। एक तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हमेशा से बहुत समय पहले से युद्ध चला आ रहा था और ये जो युद्ध था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में वो लगभग 1815 तक चला। और जब इसका एंड हुआ, जब इसका अंत हुआ इस युद्ध का, तो उस समय क्या हुआ, फ्रेंच रिपब्लिक का एक तरह से एक्सटेंशन हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। और नेपोलियन इस समय पावर में आ रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट है। और इस समय रेस्टोरेशन ऑफ बर्बन डायनेस्टी का इसमें ये हुआ, क्या बोलते हैं, फिर से सत्ता में आया बर्बन डायनेस्टी। और इस दौर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन फिर आखिरी में एंड हुआ इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो इस तरह से हिस्टोरिकल कंडीशंस थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ये एज। और इस दौर में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हो रही थी, औद्योगिक क्रांति हो रही थी, औद्योगिक क्रांति बहुत ज़ोरों पे थी। और चूँकि औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो इसके बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे थे, दुष्परिणाम भी हो रहे थे, जैसे कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, प्रदूषण बढ़ रहा था, मटेरियलाइजेशन बढ़ रहा था, लोग चीज़ों पे ज़्यादा महत्व दे रहे थे ना कि लोगों के ऊपर इस तरह से। और चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बाल मज़दूरी बढ़ गई थी। और जो राइटर्स थे
वो ये सब देख रहे थे। और डिह्यूमनाइजेशन ऑफ लेबर हो गए थे। लेबरर्स को इंसान नहीं समझा जा रहा था, उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो ये सारी कंडीशंस को देख के जो पोएट्स थे वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि हमको रिटर्न टू नेचर जाना है, क्योंकि प्रकृति ही हमारे अंदर फिर से वो मानवता की फीलिंग ला सकती है जो हम धीरे धीरे खो दे रहे हैं। तो हमको अपने रिटर्न टू नेचर जाना है ताकि हम फिर से मानवता की फीलिंग को ला सकें। और क्योंकि सबसे ज़रूरी है कि प्रकृति हमको मानवता को हमारे इंटैक्ट रख सकती है। और हमारे लिए ज़रूरी है ब्यूटी, सुंदरता ज़रूरी है, इमेजिनेशन ज़रूरी है, कल्पना की शक्ति ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों पे वो जोर दे रहे थे। अब सोशल कंडीशंस की बात करते हैं। तो सोशल कंडीशन इस तरह का था कि ड्यू टू दी लॉन्ग वार बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, बहुत लंबे समय से इंग्लैंड और फ्रांस का वार चल रहा था। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, बेरोजगारी आ गई और लो वेजेस हो गया। जो वर्कर्स को कम मजदूरी मिल रही थी। टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जा रहे थे लोगों के ऊपर और लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हो रहे थे। सो जब वार ख़त्म हुआ इंग्लैंड और फ्रांस का, तो जो लोग थे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट, टैक्सेशन। और इस समय क्या हुआ था, पेटरलू का मासक्रे भी हुआ था। पेटरलू नाम की एक जगह में कुछ विद्रोह हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों का मौत हुई थी, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। फिर इसके अलावा रायट्स हुए थे, वो रिफॉर्म बिल आया था। तो उस समय रिफॉर्म बिल का विरोध हुआ था 1832 का। तो इसमें रायट्स हुआ था, मतलब एक तरह से दंगे हुए थे और एक तरह से उथल पुथल का वातावरण, एक तरह से कैओस का वातावरण था इंग्लैंड में। इस समय बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही थी, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अब हम बात करते हैं लिटरेरी फीचर्स। तो इस समय के जो राइटर्स थे उनका दिल बहुत सॉफ्ट था, वो इमोशंस पे जोर दे रहे थे। वो कह रहे थे कि सारी प्रॉब्लम्स का, सारी परेशानियों का अगर कोई हल है तो वो नेचर है, हमको नेचर पे जाना है, हमको ह्यूमन बनना है, ज़्यादा हमको इंसान बनने की ज़रूरत है, हमको मशीन बनने की ज़रूरत नहीं है। और वो जोर दे रहे थे सिंपल और प्लेन लैंग्वेज पे जोर दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, हम कॉमन लाइफ के बारे में लिखेंगे, कॉमन लोगों के बारे में लिखेंगे। और इस तरह से वो कर रहे थे। और जो रोमांटिक्स पोएट्स थे वो ये सारे चीज़ों को अपना रहे थे। और जो पहले के एज में, इसके पहले का जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट था, उसमें जो पोएट्री थी बहुत ज़्यादा पोएटिक डिक्शन का इस्तेमाल होता था, बहुत ही हाई फाई वर्ड्स लिखते थे, एक्सप्रेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे, हीरोइक कॉपलेट में लिखते थे। तो ये सारे चीज़ों का विरोध हो रहा था और ये कह रहे थे कि हमको फीलिंग पे ध्यान देना है, हमको इमोशंस पे ध्यान देना है। और फीलिंग का इमोशन ज़्यादा जोर पकड़ रही थी। और ये जो एनलाइटनमेंट के एज में जो लॉजिक, जो तर्क और जो रैशनलिज्म था, तर्क शक्ति पे जो ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, बुद्धि पे जो ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, इमोशंस पे जो जोर नहीं दिया जा रहा था, उसका विरोध हो रहा था, उसका रिएक्शन हो रहा था। तो एक्शन का ये रिएक्शन था कि हमको ये पसंद नहीं, हमको रिटर्न टू नेचर जाना है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल बनना है। फिर इन्फेसिस ऑन नेचर। इस समय जो रोमांटिक एज था, इसमें जो पोएट्स थे वो रूरल लाइफ को आइडलाइज कर रहे थे, रूरल लाइफ को आदर्श लाइफ समझ रहे थे। वो कह रहे थे कि जो सबसे अच्छी जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो है ग्रामीण ज़िंदगी, रूरल लाइफ, ना कि शहरी लाइफ। आप जो अपनी शांति जो है आप रूरल लाइफ में ही पा सकते हैं। इसके पहले एज में, क्योंकि इसमें इस एज को जानने के लिए हमको इसके पहले के एज 18 सेंचुरी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रिएक्शन था 18 सेंचुरी में जो हद हो गई थी कहना चाहिए, उसका ये रिएक्शन था कि वो शहरी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस था, सिर्फ शहर के बारे में लिखते थे वो। और अगर गांव के बारे में लिखते थे तो भी बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लिखते थे, बहुत ज़्यादा बनावटीपन रहता था। अपने ड्राइंग रूम में, शहर के ड्राइंग रूम में बैठ के वो झरनों के बारे में इमेजिन करके लिखते थे। तो इस एज में सारी चीज़ों का विरोध हुआ, हमको फिर से नेचर की तरफ जाना है। और इसके जो सबसे बड़े जो एक्सपोनेंट थे, सबसे बड़े पायोनियर थे, अग्रणी थे, वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस रोमांटिक मूवमेंट का एक तरह से अग्रणी थे वो।
और वो कहते थे कि नेचर ही, प्रकृति ही ऐसी जगह है जहाँ की हमको स्पिरिचुअल ट्रूथ, जो हमारी आध्यात्मिक सच्चाई, आध्यात्मिक ब्यूटी हमको हासिल हो सकती है, हमको शांति मिल सकती है। फिर इमेजिनेशन पे जोर दे रहे थे वो। ये पहला एज था जिसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का जोर था तो इमेजिनेशन का था, कल्पना शक्ति का। इंसान की जो कल्पना शक्ति, इंसान की जो इमेजिनेटिव पावर है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंसान को इमेजिनेटिव होने की ज़रूरत है। तो इस एज में हम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स देखते हैं पोयम में। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मतलब बियॉन्ड नेचुरल, सुपर नेचुरल मतलब बियॉन्ड नेचुरल, परालौकिक जिसे कहते हैं, परालौकिक। इसमें क्या होता है कि जो पोयम्स में या फिर कोई ड्रामा वगैरह में चुड़ैलों के बारे में, भूतों के बारे में, विच क्राफ्ट के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, ये सारी चीज़ें होती हैं सुपर नेचुरल में। तो जैसे कि ज़्यादातर ये जो एस.टी. कॉलरिज जो थे, इस एज में बहुत सारा इसी तरह से लिखते थे, इसी तरह का भूतिया वातावरण, एक तरह से सुपर नेचुरल वातावरण के बारे में ही वो लिखते थे, और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर उनका हुआ था पोयम्स। और देन तो नॉवेल्स भी बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल लिखे जा रहे थे, जैसे कि सर वॉल्टर स्कॉट के द्वारा और एस.टी. कॉलेज के द्वारा पोएम्स लिखे जा रहे थे। और कॉलरिज ने एक टर्म कॉइन किया था इस समय, एक ये बनाया था, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ सो दैट रीडर्स कैन एंजॉय रीडिंग अबाउट सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन लिटरेचर। तो वो जो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा फास्ट फ्रेंड थे, इस एज के ग्रेट पोएट्स थे। और इन्होंने ही क्या किया था, ये दोस्त थे, इन्होंने दो दोस्त मिलके उन्होंने कहा कि हम लोग एक सीरीज़ लिखेंगे, लिरिकल बैलेड्स की सीरीज़ लिखेंगे, जिसमें कुछ पोएम तुम्हारे होंगे, कुछ पोएम मेरे होंगे। और मैं इस तरह से लिखूंगा, विलियम वर्ड्सवर्थ इस तरह से पोएट्री लिखते थे कि वो एकदम सिंपल नेचर के बारे में लिखते थे, और इस तरह से लिखते थे कि नेचर की सिंप्लिसिटी को एक तरह से एक ब्रिलियंस देते थे, एक तरह से उसमें और ज़्यादा उसको उसकी जो प्रकाश को बढ़ा देते थे, उसकी जो इम्पोर्टेंस को बढ़ा देते थे। और दूसरी ओर जो एस.टी. कॉलेज थे वो क्या करते थे, जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स थे, जो भूतिया, जो विच, ये सब के बारे में लिखते थे, और इस तरह से लिखते थे कि वो नेचुरल, उनको नेचुरल बना सके, ताकि उसको लगे कि नहीं ये सच है, इस तरह से। तो ये दोनों पोएट्स ने डिसाइड किया था, और इन्होंने फिर लिरिकल बैलेड्स लिखा था अपना। फिर फ्री वर्स इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी ले रहा था। फ्री वर्स का मतलब होता है मुक्त छंद, जिसमें कोई तुकबंदी ना हो, कोई एक तरह से ये ना हो, लेकिन ये म्यूजिकल रहता था, रिदम रहता था इसमें। और ये जो फ्री वर्स था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था इसमें, फ्री फ्लो ऑफ वर्ड्स होता था। और रोमांटिक एज के जो पोएट्स थे वो पोएटिक मीटर्स पे और हीरोइक कपलेट जो कि 18th सेंचुरी से चला रहा था, उसके सख्त खिलाफ थे, उसको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये जो हीरोइक कपलेट था वो पोएट को एक तरह से बांध देता था, उसकी क्षमता को, उसके पावर को लिमिट कर देता था। लेकिन ये जो रोमांटिक पोएट्स थे और राइटर्स थे वो तो लिमिटलेस थे, उनका तो कोई लिमिट ही नहीं था, वो तो बहुत ज़्यादा प्राकृतिक रूप से ही, मतलब नेचुरल पोएट्स थे, इसलिए उनको किसी प्रकार की लिमिट की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने फ्री वर्ड्स को चुना। फिर डिड नॉट फेवर यूज़ ऑफ पोएटिक डिक्शन, ये जो पोएट्स थे उन्होंने पोएटिक डिक्शन को महत्व नहीं दिया। पोएटिक डिक्शन मतलब एक तरह से खास पोएटिक स्टाइल में लिखना और इस तरह से, तो ये सारी चीज़ों को वो नहीं लिखते थे जो कि 18th सेंचुरी वाले जो लिखते थे। और ये जो आइडियलाइजेशन ऑफ रूरल लाइफ, ये शहरों के बारे में लिख रहे थे। इसके पहले जो पोएट्री जो लिखी जा रही थी वो शहरों के बारे में लिखी जा रही थी 18th सेंचुरी में, शहर की लाइफ के बारे में, लेकिन यहाँ जो लिखी जा रही थी पोएट्री वो रूरल लाइफ के बारे में लिखी जा रही थी। तो ये कुछ और फीचर्स हैं, इमोशंस पे जोर था, पैशन, जुनून पे जोर था, और रिटर्न टू पास्ट, वो पास्ट की ओर लौट रहे थे, ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। वो जो मध्ययुगीन जो रोमांस था, मिडिल एज में जो रोमांटिक नॉवेल्स वगैरह जो लिखे जाते थे उनको वो फिर से पढ़ रहे थे, फिर से उसको रिवाइव कर रहे थे, और इस तरह से रिटर्न टू नेचर जा रहे थे। वुमेन की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, वुमेन की ब्यूटी के बारे में लिखते थे कि वुमेन में कितनी ज़्यादा ब्यूटी है। खासकर जो जॉन किट्स इस एज के पोएट थे वो बहुत ज़्यादा वुमेन की ब्यूटी पे लिखते थे, और प्योरिटी ऑफ चाइल्डहुड के बारे में लिखते थे। उनका जो थीम था वो सब्जेक्टिव हुआ करता था, वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखते थे इस एज के जो पोएट थे।
और यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा था। मतलब जो पोएट्स थे वो सोसाइटी में के बारे में, मतलब उस सोसाइटी में इतनी ज़्यादा उथल-पुथल मच रही थी, उतनी ज़्यादा, मतलब एक तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, युद्ध चल रहे थे, लेकिन वो इन सारे सब्जेक्ट पे नहीं लिख रहे थे, बल्कि वो अपने जिस एज के जो पोएट्स थे, अपने अंदर से जो फीलिंग आती थी, अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल जर्नी के बारे में ज़्यादा लिख रहे थे, ना कि सोसाइटी के बारे में। और इसके पहले के जो एज में 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा सोसाइटी के बारे में लिखा जा रहा था। अब डिस्कस करते हैं मेजर राइटर्स, मेजर पोएट्स के बारे में इस एज में। तो ये देखिए पिक्चर देखिए, इसमें जॉन कीट्स हैं, पर्सी बाई शेली हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन, सैमुअल टेलर कॉलरिज। अब ये जो पोएट्स का दो ग्रुप था जो बहुत ज़्यादा मशहूर था इस एज में, बहुत ज़्यादा फेमस था। तो जो पहला ग्रुप था उसको एल्डर रोमांटिक्स कहा जाता था, कि जो बड़े रोमांटिक्स उनका ग्रुप था। इसमें थे वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, वॉल्टर स्कॉट, साउथी, विलियम ब्लेक, चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट। अब ये जो विलियम ब्लैक हैं वो 18th सेंचुरी को भी बिलोंग करते थे और 19th सेंचुरी को भी बिलोंग करते थे, क्योंकि कोई भी जो हम एज हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम अपनी सुविधा के लिए बांटे रहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एज है, लेकिन कोई ऐसा तो नहीं होता कि कोई पोएट एक एज में जन्म लेगा और दूसरे एज में वो मर ही जाएगा, तो इस तरह का तो फिर नहीं होता। तो उसमें कई पोएट्स दोनों ही एज में रहते हैं, तो इसमें से विलियम ब्लेक दोनों ही एज को बिलोंग करते थे। वो आखिरी 18th सेंचुरी के आखिरी के थे और 19th सेंचुरी के पहले के। तो ये यंगर एल्डर जनरेशन पोएट्स थे। फिर यंगर रोमांटिक्स थे, वो है जॉन कीट्स, पी.बी. शेली, बायरन, मैरी शेली। मैरी शेली जो थी वो पी.बी. शेली की वाइफ थी। और ये हुआ था कि जो एल्डर रोमांटिक्स थे उनका जो पोएट्री थी वो उनके उनके कैरियर में ही उनका फेमस हो गए थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। लेकिन जो यंगर रोमांटिक्स थे, जैसे कि जॉन कीट्स हो गए, पी.बी. शेली, इनकी बहुत कम उम्र में मौत हो गई थी और इनका जो पोएट्री है उनके मौत के बाद ही फेमस हो पाया। वो उतना जिंदा रहते ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार हुए, स्पेशली जॉन कीट्स। अब बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ इस एज के ग्रेटेस्ट पोएट थे कहना चाहिए, और उन्हें फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। उन्होंने कहा था, लेट नेचर बी थाई टीचर, नेचर को अपना टीचर बना लीजिए, इस तरह से कहा था। वर्ड्सवर्थ अलॉन्ग विथ कॉलरिज प्रोड्यूस लिरिकल बैलेड्स, जैसे कि मैंने बताया था आपको। ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स था जो कि 1798 में पब्लिश हुआ था, और इसी 1798 से रोमांटिक एज की शुरुआत होती है विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। तो ये जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स था उसमें 23 पोएम्स थे। इसमें वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम कंट्रीब्यूट किए थे और एस.टी. कॉलरिज ने 4 पोएम्स लिखे थे। तो वर्ड्सवर्थ जो थे इन्होंने इसमें टिंटर एबे लिखा है लिरिकल बैलेड्स में, और इसके अलावा और क्या क्या पोएम्स हैं उनके बहुत फेमस, द प्रेल्यूड, द सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, ओड टू ड्यूटी, कलेक्शन ऑफ ल्यूसी पोएम्स। पूरा कलेक्शन ऑफ ल्यूसी पोएम बहुत सारा जिसमें ल्यूसी का पोएम्स है। तो ये ग्रेट थे। सबसे ज़्यादा नेचर की बात करते थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, और इस एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो फास्ट फ्रेंड थे विलियम वर्ड्सवर्थ के थे, और उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट पोएम्स लिखे हैं। स्पेशली जो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, इस लिरिकल बैलेड का पहला पोएम है। इसमें सुपरनेचुरल बात है, एक घोंसले शिप की बात हुई है, एक भूतिया शिप की बात होती है। बहुत ही अच्छा ये कहना चाहिए पोएम है, बहुत ही लंबा है लेकिन बहुत ही अच्छा पोएम है। फिर नोटेबल पोएम्स ऑफ कॉलरिज, कुबला खान भी उसी तरह से एक तरह सुपरनेचुरल एटमॉस्फेयर है। क्रिस्टबल में भी वैसी है। इनका सारा का सारा जो पोएट्री है उसमें एक तरह से सुपरनेचुरल वाला एटमॉस्फेयर, एक तरह से मिस्ट्री वाला एटमॉस्फेयर है। फिर फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, डिजेक्शन एंड ओड, जो एस.टी. कॉलरिज थे वो ओपियम लेते थे, अफीम खाते थे। अफीम खाने की वजह से क्या होता था कि वो उनका जो उनको एक तरह से एक बीमारी से ग्रस्त थे, जिसमें उनको रिमेटिक ये फीवर होता था, जिसकी वजह से
वो उसका दर्द की वजह से वो अफ़ीम खाते थे। जब अफ़ीम खाते थे इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमार होने लगे बाद में वो, और बहुत ज़्यादा निराश होने लगे, बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड होने लगे, डिप्रेस्ड होने लगे। तब उन्होंने बहुत ही अच्छा पोएम लिखा है डिजेक्शन एंड ओड। फिर लॉर्ड बैरन ग्रेट पोएट थे इस एज के। उन्होंने लिखा है चाइल्ड हेरोल्ड्स, पिलग्रिमेज, बेप्पो, द विजन ऑफ जजमेंट, डॉन जुआन। पर्सी बाइश शेली ग्रेट पोएट थे इस एज के, और वो बहुत ज़्यादा उनके जो विचार थे बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। वो जब अपने कॉलेज में ही थे तो उन्होंने कुछ इस तरह का पोएम लिख दिया था जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया था। नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म करके लिख दिया था जिसकी वजह से उनको कॉलेज से निकाल दिया गया था। इसके अलावा भी उनकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा मिस्ट्री से और बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कंट्रोवर्सी से घिरी थी। और उनके पोएम्स में एक तरह से रिवॉल्यूशन का यही इनका ही पोएम है जिसमें जो उस समय एज में जो रिवॉल्यूशन चल रहा था, जो आंदोलन चल रहा था, उसकी पूरी छाप थी। हालांकि आप पोएम पढ़ेंगे तो पता नहीं चल पाएगा, अगर ऊपरी तौर पे पढ़ेंगे तो पता नहीं चल पाएगा कि बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी पोएम है। लेकिन अगर हम इसको डीप एनालिसिस करें तो इन्हीं के पोएम में सारी जो रिवॉल्यूशन की बात रहती थी, क्योंकि इनका जो स्पिरिट था वो खुद ही रिवोल्यूशनरी था। तो इन्होंने लिखा है लास्टर, हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ओड टू वेस्ट विंड, ओड टू स्काईलार्क, प्रोमेथियस अनबाउंड, एडोनिस जो पोयम है एक तरह से इलेगी है। इलेगी मतलब शोक गीत है जो उन्होंने अपने दोस्त जॉन किट्स की जब मौत हो गई, 26 की ईयर में जॉन किट्स की मौत हो गई थी, और पी.बी. शेली जब 29 ईयर्स के थे तो उनकी मौत हो गई थी। तो ये जब जॉन किट्स की मौत हुई तो उनके ऊपर उन्होंने शोक गीत लिखा है एडोनिस करके। अब है जॉन किट्स ग्रेट पोएट थे सेज के, बहुत ज़्यादा ब्यूटी पे इम्पोर्टेंस देते थे, विमेन की ब्यूटी के बारे में, और उन्होंने ग्रेट ओड लिखा है इस पोएम में। ओड मीन्स होता है एक तरह से पोएम जिसमें किसी को एड्रेस करते हुए लिखा जाता है, किसी को संबोधित करते हुए लिखा जाता है। तो उनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स थे एंडामियन, हाइपेरियन एक तरह से एपिक है जो कि वो कंप्लीट नहीं कर पाए, ओड टू ऑटमन, और ओड टू ग्रीशियन अर्न, ओड टू नाइटेंगल, द ईव ऑफ सेंट एग्निस जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग पोएम है, मिडिवल रोमांसिस के बारे में इसमें लिखा गया है। फिर बात करते हैं नॉवेलिस्ट की। इस एज में नॉवेलिस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, बहुत ज़्यादा लोग इनको पसंद करते थे, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉवेलिस्ट थी जेन ऑस्टिन, जो कि जिनकी मौत बहुत कम उम्र में हो गई थी, लेकिन उन्होंने ग्रेट नॉवेल्स लिखे हैं। और उनकी जो प्राइड एंड प्रेजुडिस तो कहना चाहिए पूरे वर्ल्ड की जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले जो 20 नॉवेल्स के लिस्ट में शुमार है। और इन्होंने लिखा है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एम्मा, मैन्सफील्ड पार्क, नॉर्थएंगर एबे, परसुएशन, और इनकी सारी नॉवेल्स पे मूवीज़ बनी हैं, यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी मूवीज़ बनी है प्राइड एंड प्रेजुडिस पे। और ये बहुत ग्रेट नॉवेलिस्ट थे जेन ऑस्टिन। पिक्चर थोड़ा आगे पीछे हो गया है। सर वॉल्टर स्कॉट, अब बात करते हैं सर वॉल्टर स्कॉट। वो जो थे वो हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखते थे, वो टोरी पार्टी को बिलोंग करते थे, जो रॉयल पार्टी था, रॉयल इसको बिलोंग करते थे, और वो उस तरह के उस समय के जो रिवोल्यूशन का जो आंदोलन का जो स्पिरिट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे ये भी। और वो इस तरह से वो ऐतिहासिक नॉवेल्स लिखते थे, वेवरली, हार्ट ऑफ मिडलोथियन, ब्राइड ऑफ लेमन मूर, इवान होए, इस तरह से उन्होंने लिखा है। देन मैरी शेली, इनका पूरा नाम है मैरी वॉल्टनस्क्रॉफ्ट शेली। तो मैरी शेली जो थी वो पी.बी. शेली की वाइफ थी। पी.बी. शेली जो हम देखे हैं पोएट, उनकी वाइफ थी वो। और वो ग्रेट जो लिटरेरी फिगर थे विलियम गॉडविन, उनकी बेटी थी। और वो एक साइंस फिक्शन लिखी है उन्होंने, फ्रैंकेनस्टाइन करके साइंस फिक्शन लिखा है, बहुत ही फेमस साइंस फिक्शन है। एक तरह से कहानी भस्मासुर की टाइप की कहानी है, भस्मासुर जो होता है ना उस टाइप का कहानी है ये। और
फिर बात करते हैं हॉरेस वॉलपुल की। हॉरेस वॉलपुल गॉथिक नॉवेल्स लिखते थे, भूतिया नॉवेल्स लिखते थे, मिस्ट्री वाला, और उनका था कैसल ऑफ ओटरैंटो, बहुत ही फेमस नॉवेल है। देन बात करते हैं प्रोज राइटर्स की, जो गद्य लेखक थे, जो एसेस लिखते थे। उनमें जो इम्पोर्टेंट थे वो चार्ल्स लैम्ब थे। चार्ल्स लैम्ब ने लिखा है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर विथ हिज सिस्टर। अपनी सिस्टर के साथ मिलकर उन्होंने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा है, जिसमें उन्होंने शेक्सपियर की कहानियों को, शेक्सपियर के ड्रामास को बहुत ही सिंपल स्टाइल में लिखा है, जाकि ताकि जो बच्चों को भी जो समझ आ जाए। और उन्होंने इसके अलावा ग्रेट ग्रेट एसेस लिखे हैं, पर्सनल एसेस लिखते थे वो अपनी लाइफ के बारे में, मतलब जो एक तरह से क्लर्क का काम करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में वो क्लर्क थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में एज ए क्लर्क कैसा उनका लाइफ था उसको लिखते थे। अपनी मदर के बारे में, अपनी सिस्टर के बारे में, ये सब के बारे में वो लिखते थे। और उन्होंने 2 वॉल्यूम पब्लिश की थी। पहला वॉल्यूम था एसेस ऑफ एलिया। एलिया अपना उनका पेन नेम था। एलिया मीन्स वो अपना तो जब लिखते थे एसेस तो अपना चार्ल्स लैम्ब नाम से वो नहीं लिखते थे, बल्कि एलिया नाम से लिखते थे। तो इस उनका पहला वॉल्यूम था एसेस ऑफ एलिया, सेकेंड वॉल्यूम था एसेस द लास्ट एसेस ऑफ एलिया करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोज राइटर थे थॉमस डी क्वेंसी। उनके जो नोटेबल वर्क्स थे, इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, वो थे कन्फेशन ऑफ इंग्लिश ओपियम ईटर्स, कॉन्फेशन ऑफ इंग्लिश ओपियम ईटर, फिर नॉकिंग ऑन द गेट ऑफ मैकबेथ, रेमिनिसेंसेस ऑफ इंग्लिश लेक पोएट्स, ये सारे। तो द इंग्लिश मेल कोच, सस्पीरिया डी फ्रोफॉन्डिस, इस तरह से इनके थे, ये भी पर्सनल एसेस लिखते थे। नेक्स्ट बात करते हैं विलियम हैजलिट, ग्रेट एसाइस्ट। इन्होंने लिखा है ये राउंड टेबल करके लिखा है, राउंड टेबल, टेबल टॉक, ये कलेक्शन ऑफ एसेस है उनका, बहुत सारे एसेस का कलेक्शन, बहुत सारे निबंधों का कलेक्शन। और इसके अलावा वो जो शेक्सपियर के जो ड्रामास होते थे, प्लेस का, वो क्रिटिसिज्म करते थे, समालोचना। जो क्रिटिसिज्म मतलब क्या, बुराई नहीं होती है, अक्सर आता है ना क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखिए, तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन का मतलब क्रिटिकल अप्रिशिएट करते थे, समालोचना करते थे, उसके बारे में बताते थे। इस तरह से क्रिटिसिज्म था ये शेक्सपियर के प्लेस का, वो करते थे। तो ये था रोमांटिक एज। हमने बात की हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और लिटरेरी बैकग्राउंड के बारे में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।